हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे मैथमेटिक्स चैनल मैथ विद अमूल कुमार में स्वागत है। और आज हम कक्षा 10 का अध्याय 9 हम पढ़ेंगे। हम उसमें देखेंगे त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग। और त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग में सबसे पहला जो टॉपिक आता है, जिस टॉपिक के अंतर्गत बहुत सारे क्वेश्चन हमें करने हैं, वो आता है ऊंचाई और दूरियां। ऊंचाई और दूरियां त्रिकोणमिति के मतलब सहायता से आप ऊंचाई और दूरी कैसे निकाल सकते हो किसी से बिंदु से किसी बिंदु तक की। इस चैप्टर को स्टडी करने से पहले, पढ़ने से पहले आपको कुछ पॉइंट्स हैं जो क्लियर करने होंगे। कुछ भाषा हैं, कुछ लैंग्वेजेस हैं जो एग्जाम में आती हैं जिनकी डेफिनेशन लिखने के लिए, जैसे कि दर्शक क्या होता है अथवा प्रेक्षक क्या होता है। दर्शक आप भली भांति जानते हो, जो दर्शक दीर्घ होते हैं, जैसे आप क्रिकेट देखते हो या क्रिकेट खेलना चाहते हो, जो आपको देखते हैं वो दर्शक कहलाते हैं, या जो क्रिकेट देखते हैं वो दर्शक कहलाते हैं। तो दर्शक क्या होता है? वह व्यक्ति जो किसी वस्तु को देखता है। जैसे आप क्रिकेट के मैदान में बैठे हो और विराट कोहली को देख रहे हो, विराट कोहली खेल रहा है, आप देख रहे हो, तो आप दर्शक कहलाओगे, आप प्रेक्षक कहलाओगे। वह व्यक्ति जो किसी वस्तु को देखता है दर्शक अथवा प्रेक्षक कहलाता है। ठीक है जी, ये चीज़ तो क्लियरली आप सब जानते होंगे, पर कभी कभी इसकी डेफिनेशन आ जाती है एक नंबर में, या एक नंबर का ऑब्जेक्टिव आ जाता है कि अगर कोई व्यक्ति किसी को देखता है, किसी वस्तु को देखता है, किसी बिंदु को देखता है, किसी व्यक्ति विशेष को देखता है, या क्रिकेट देखता है, या जो भी आपके मन में आता हो, वो वह व्यक्ति जो किसी वस्तु को देखता है वो दर्शक अथवा प्रेक्षक कहलाता है। ये होगी दर्शक अथवा प्रेक्षक की डेफिनेशन, जिसको हम चैप्टर में बीच बीच प्रयोग में लाते रहेंगे बीच बीच में। दृष्टि रेखा क्या होती है? दृष्टि रेखा प्यारे बच्चों, जब हम किसी वस्तु को देखते हैं, जब हम किसी भी वस्तु को देखते हैं, यदि कोई दर्शक या कोई प्रेक्षक जब भी किसी वस्तु को देखता है या देख रहा होता है, तो उसकी आंख, जहां हम अपनी आंख से जब हम किसी वस्तु को देखते हैं, हमारी आंख और उस वस्तु के उच्चतम बिंदु, जो चोटी होगी उस वस्तु की, उसके जो बीच की दूरी होगी, उसको हम क्या कहेंगे? दृष्टि रेखा कहेंगे। इसमें लिखा हुआ है, आप इसको लिख सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं पुश करके। यदि कोई व्यक्ति अथवा प्रेक्षक किसी वस्तु को देख रहा है, तो दर्शक की आंख को उस वस्तु से मिलाने वाली रेखा, जो आंख है और उस वस्तु को जो मिलाएगी, बीच में रेखा जो है, वो रेखा क्या कहलाएगी? आपकी दृष्टि रेखा कहलाएगी। जब भी हम किसी को देखते हैं, जैसे हमारे सामने ये मार्कर रखा हुआ है, अब जो मेरी आंख और इस मार्कर के बीच की जो दूरी होगी, जो मेरी आंख और इस वस्तु को जो मिला रही है रेखा, वो रेखा क्या कहलाएगी प्यारे बच्चों? दृष्टि रेखा कहलाएगी। ठीक है जी, ये होती है दृष्टि रेखा। फिर आता है आधार रेखा, इसको हम क्षैतिज रेखा के नाम से भी जानते हैं। ठीक है जी, आधार रेखा को ही क्षैतिज रेखा बोलते हैं। दर्शक की जो आंख होती है, जो प्रेक्षक की आंख होती है प्यारे बच्चों, जो दर्शक हम हैं, जैसे आप मोबाइल में बैठकर हमें देख रहे हो, तो आप दर्शक हो। अगर हम क्रिकेट मैदान में बैठ के क्रिकेट को देखते हैं तो हम दर्शक हैं। हमारी जो आंख है, दर्शक की जो आंख है, या जो आपकी आंख है, उस आंख से होकर जाने वाली क्षैतिज रेखा, बिल्कुल सीध में, जो आंख के, जो नाक की सीध में, आंख की सीध में जो रेखा जाती है, उस रेखा को आधार रेखा या क्षैतिज रेखा कहते हैं प्यारे बच्चों। अब इन दोनों का इंट्रोडक्शन इसलिए जरूरी था क्योंकि हमें पढ़ना था उन्नयन कोण। इसकी डेफिनेशन आती है एग्जाम में, लिखने के लिए आती है, उन्नयन कोण, अवलंबन कोण की डेफिनेशन बताइए। और आपको वैसे भी क्लियरली मेंशन होना चाहिए कि इनकी डेफिनेशन क्या होती है प्यारे बच्चों। उन्नयन कोण क्या है? कि दर्शक की आंख द्वारा, कोई हमारी आंख है, मेरी आंख है, या आपकी आंख है, दर्शक जो हम देख रहे हैं जिस वस्तु को भी, तो हम जिस वस्तु को हम देखेंगे तो हम दर्शक कहलाएंगे। हमारी आंख दर्शक की आंख द्वारा किसी ऊंची वस्तु की चोटी को देखने पर, हमारी आंख, हम ऊपर को गर्दन उठा के, ऊंची वस्तु तो ऊंची होगी ना, हमारे लेवल की तो बिल्कुल इक्वली हो गई, ऊंची वस्तु जो हमसे भी ऊंची हो, अगर कोई ऊंची वस्तु हम देखते हैं अपनी आंख द्वारा, तो दर्शक की आंख द्वारा किसी ऊंची वस्तु को देखने पर दृष्टि रेखा, नॉर्मल सी बात है, जब हम किसी वस्तु को देखते हैं तो हमारी आंख को उस वस्तु से मिलाने वाली रेखा, हमारी आंख, दर्शक की आंख को उस वस्तु से मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है प्यारे बच्चों? दृष्टि रेखा कहलाती है। ये दृष्टि रेखा, सपोज करो आप यहां से आपने कुछ देखा, ठीक है जी, यहां से आपने कुछ देखा, ये आपने देखा, तो ये वाली कहलाएगी आपकी दृष्टि रेखा। ठीक है जी, सही है। दर्शक की आंख द्वारा किसी ऊंची वस्तु की चोटी को देखने पर, आप यहां पर खड़े हुए थे, आपने ऊंची वस्तु की चोटी देखी, तथा उसकी आधार रेखा, आंख की आधार रेखा, ये आंख की आधार रेखा है प्यारे बच्चों,
जिसकी डेफिनेशन हमने अभी आपको बताई है। आधार रेखा को ही क्या बोलते हैं? क्षैतिज रेखा बोलते हैं। किसी दर्शक की या दर्शक या प्रेक्षक की आंख की किसी दर्शक की आंख द्वारा किसी ऊंची वस्तु को देखने पर, ठीक है जी, चोटी को देखने पर दृष्टि रेखा तथा क्षैतिज रेखा के बीच या आधार रेखा के बीच बने कोण को क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? उन्नयन कोण। क्या कहते हैं? उन्नयन कोण। और इसी प्रकार से आप इसको पुश करके लिख सकते हैं। ये डेफिनेशंस हैं, एग्जाम में आती हैं, तो आपको मालूम होना चाहिए। अगर आपका बेस क्लियर नहीं है, बेसिक क्लियर नहीं है, तो आपको क्वेश्चन करने में मजा नहीं आएगा। तो आप इसको कॉपी कर सकते हैं, पुश कर सकते हैं, पुश करके इसको कॉपी कर सकते हैं। चलिए बच्चों, तो आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आपको बता दिया था कि उन्नयन कोण क्या होता है, इसके बाद हम अवनमन कोण पे आते हैं। एक बार उन्नयन कोण को फिर बता देते हैं अच्छे से। उन्नयन कोण क्या होता है प्यारे बच्चों? कि आप दर्शक हो, ये हो आप दर्शक, आप देख रहे हो आपके सामने कोई बिल्डिंग है ऊंची, और जब आप उस बिल्डिंग की चोटी को देखते हो तो ही ये है दर्शक और ये है वस्तु। दर्शक को हम प्रेक्षक भी बोलते हैं, प्रेक्षक, ठीक है जी। दर्शक की आँख, चोटी, दर्शक की आँख और चोटी को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है प्यारे बच्चों? दृष्टि रेखा कहलाती है, दृष्टि रेखा कहलाती है। और जो इसकी आँख की रिसीद में जो लाइन होती है वो आधार रेखा है, क्षैतिज रेखा कहलाती है। पर हम इसको यहाँ नहीं मानते। जब भी हम किसी चीज़ को देखते हैं या मानते हैं तो हम उसके आधार, उसके पाद से मापते हैं। जो पाद होता है वस्तु का, जो बेस होता है, जो आधार होता है, वहाँ से नापते हैं। तो दृष्टि रेखा और आधार रेखा के बीच जो बच्चों कोण बनता है वह कोण कहलाता है आपका उन्नयन कोण। क्या कहलाता है प्यारे बच्चों? उन्नयन कोण। दृष्टि रेखा और आधार रेखा के बीच बने कोण को क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? उन्नयन कोण कहते हैं। चलिए आगे चलते हैं। डेफिनेशन पेपर में आई हुई है अवनमन कोण की। अवनमन कोण का दूसरा नाम अवनति कोण भी है। कभी कभी बदल के दे देते हैं, बच्चा सोचता है ये तो हमने देखा ही नहीं साहब। अब हम प्यारे बच्चों अवनमन कोण की डेफिनेशन देखते हैं। सपोज करिए ये एक क्रिकेट ग्राउंड है साहब, ये क्रिकेट ग्राउंड है और इस क्रिकेट ग्राउंड में ये पिच है, ये पिच बना दिया ये, और यहाँ पे 3 विकेटें लगी हुई हैं, ये ऐसे, और यहाँ पे विकेटें लगी हुई हैं, और यहाँ पे कोई क्रिकेटर जो आपका पसंदीदा खिलाड़ी हो, जैसे कि विराट कोहली, मैच खेल रहा है। तो मैच खेल रहा है, सपोज कीजिए यहाँ पे एक बिल्डिंग है क्रिकेट ग्राउंड के पास में। अब आपके पास टिकटों के पैसे नहीं हैं, तो आपने क्या दिमाग लगाया, चलो भाई क्रिकेट ग्राउंड के बराबर में एक बिल्डिंग है, वहाँ से मैच का लुत्फ उठाते हैं, भले ही कुछ दिखे ना, पर चल रहे हैं, चलो चले गए। आप यहाँ पर बैठे हुए हैं साहब और आप मज़े से क्रिकेट देख रहे हैं। यहाँ से बैठ के आप क्रिकेट देख रहे हैं। तो जब आप क्रिकेट देख रहे हो तो आप दर्शक हो, और जिसको देख रहे हो वो वस्तु, ऑब्जेक्ट कहलाएगी। तो ये वस्तु हो गई, ठीक है जी। तो जब आप इसे देखोगे तो ये क्या कहलाएगी? दृष्टि रेखा। क्या कहलाएगी? दृष्टि रेखा, ये कहलाएगी दृष्टि रेखा। जब भी आप किसी वस्तु को देखोगे, ठीक है जी, तो वस्तु को और आपकी आंख को मिलाने वाली जो रेखा होगी वो दृष्टि रेखा होगी, ठीक है जी। और आपकी आंख के सीध में जो रेखा होगी वो कौन सी रेखा होगी? आधार रेखा। कौन सी रेखा होगी? आधार रेखा। तो ये कौन सी रेखा हुई? आधार रेखा। तो डेफिनेशन क्या बताती है अवनमन कोण की? कि ऊंची वस्तु की चोटी से, ऊंची वस्तु की चोटी से प्रेक्षक या दर्शक की आंख द्वारा नीचे की ओर देखे जाने पर, प्रेक्षक की आंख या ये दर्शक है, जब ये नीचे की ओर देखता है, ठीक है जी, तो दृष्टि रेखा और आधार रेखा के बीच बने कोण को अवनमन कोण कहते हैं या अवनति कोण कहते हैं। जब आप ऊपर की ओर को देखोगे तो उन्नयन कोण बनेगा, और जब नीचे की ओर को देखोगे तो अवनमन कोण बनेगा। और दोनों ही कोणों के लिए 2 ही चीज़ों की आवश्यकता होती है, 2 ही रेखाओं की आवश्यकता होती है। पहली रेखा दृष्टि रेखा और दूसरी रेखा आधार रेखा, तभी जाके ये दोनों कोण पॉसिबल हैं प्यारे बच्चों। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि अवनति या अवनमन कोण क्या है। क्लियरली ये समझ में आ गया होगा। चलिए थोड़ी सी यहाँ पर और तिगड़मबाजी लगाते हैं, ठीक है जी। अगर ये आधार रेखा है और ये वाली भी आधार रेखा हो जाए प्यारे बच्चों, तो ये दोनों रेखाएं
पैरेलल हो गई, समांतर हो गई। ठीक है जी। अब यहाँ अगर कोण थीटा है तो यहाँ भी कोण थीटा होगा, क्योंकि ये आप जानते हो कि दो समांतर रेखाओं के बीच में जब कोई तिर्यक रेखा खींची जाती है तो ये एकांतर कोण कहलाते हैं। तो ये क्या कहलाएंगे? एकांतर कोण। अगर यहाँ थीटा है तो यहाँ भी क्या होगा? थीटा। अगर यहाँ 30 डिग्री है तो यहाँ भी कितना होगा? 30 डिग्री। अगर यहाँ 60 डिग्री है तो प्यारे बच्चों यहाँ भी कितना होगा? 60 डिग्री। अगर यहाँ पे 45 डिग्री है तो यहाँ पर भी कितने डिग्री का एंगल बनेगा? 45 डिग्री का एंगल बनेगा। ठीक है जी। क्योंकि ये कैसे कोण कहलाएंगे? फिर एकांतर कोण कहलाएंगे। तो अवनमन कोण और उन्नयन कोण की डेफिनेशन आपके सामने है, एग्जाम में पूछी जाती है, 1 नंबर में पूछी जाती है। तो आप इसको कॉपी कर लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट लेके इसको लिख सकते हैं। चलिए बच्चों, तो हम आगे बढ़ते हैं। अवनमन कोण उन्नयन कोण की डेफिनेशन के बाद ये कुछ ऐसे नोट हैं जो इस चैप्टर में आने वाले जो प्रॉब्लम्स हैं वे आपकी दूर हो जाएंगी। बच्चे को पता नहीं चल पाता कि कहाँ क्या लगाना है, कौन सा फॉर्मूला लगाना है, किसकी बात कर रहा है एग्जामिनर, क्या कहने की कोशिश कर रहा है क्वेश्चन में। ठीक है जी। इसको जानने से पहले आपको एक चीज़ मालूम होगी, LAL KA लाल बटे काका, सब परिचित होंगे। इसको साइन, इसको कोस, इसको टैन। अभी हम फिलहाल इनका ही यूज़ करेंगे। ऊंचाई और दूरी पर आधारित कुछ नोट, ये 5 नोट हैं और मेरे अनुसार अगर ये 5 नोट आपके पकड़ में आ जाते हैं तो चैप्टर में आपको कभी भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्या कहता है पहला नोट? देखिए, है तो आपके सिलेबस में 10th क्लास में केवल समकोण त्रिभुज है, तो हम समकोण त्रिभुज की ही बात करेंगे। यदि किसी समकोण त्रिभुज में 2 भुजाएं दी गई हैं प्यारे बच्चों, अब आपके पास कोई समकोण त्रिभुज है, मैंने ये समकोण त्रिभुज बना दिया, ये 90 डिग्री का एंगल ले लिया, मैंने इसका नामकरण कर दिया ABC। थोड़ा स्पेस कम है तो थोड़ा छोटा छोटा हम लिख रहे हैं। अब ये 2 भुजाएं कोई सी भी हो सकती हैं। भुजाएं कौन कौन सी होती है? 90 डिग्री के सामने आपका कर्ण होता है। अगर ये कोण आपने थीटा ले लिया तो इसके सामने प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा। और ये वाली भुजा क्या कहलाएगी? आपकी आधार कहलाएगी। उसने क्या कहा है? उसने कहा है यदि किसी समकोण त्रिभुज की 2 भुजाएं आपके पास, अब ये 2 भुजाएं कोई सी हो सकती हैं, लंब हो सकती है, आधार हो सकती है, कर्ण हो सकती है, आधार हो सकती है। यदि आपके पास किसी भी त्रिभुज की 2 भुजाएं हैं तो आप उन भुजाओं की सहायता से उस त्रिभुज का उन्नयन कोण ज्ञात कर सकते हो। कैसे ज्ञात कर सकते हो? सपोज करो एग्जाम में आपको लंब दे दिया और आधार दे दिया, लंब और आधार है। अब आपको यह दिमाग लगाना है कि लंब और आधार कौन से सूत्र में आता है? लाल बटे काका में लंब और आधार दिया है। सर जी उन्नयन कोण ज्ञात करना है, तो लंब दिया, आधार दिया, तो आप tan थीटा की सहायता से ऊपर लंब रखेंगे और नीचे आधार रखेंगे, और लंब और आधार की सहायता से आप उन्नयन कोण थीटा का मान ज्ञात कर सकते हैं। आपको समझ में आ गया होगा। यदि किसी भी समकोण त्रिभुज की आपके पास 2 भुजाएं हैं तो उन 2 भुजाओं की सहायता से, ठीक है जी, आप एंगल न्यून कोण का मान निकाल सकते हो। अब आपने कह दिया कि आपने लंब और आधार क्यों लिया? मैंने पहले ही बोला कि वे 2 भुजाएं कोई सी भी हो सकती हैं। कोई सी भी कौन सी? उसने कह दिया कि हमें तो त्रिभुज में क्या दे दिया? कर्ण दे दिया और आधार दे दिया। उसने कहा कि हमारे पास तो त्रिभुज में क्या है? आपके पास कर्ण 10 है, आधार कितना दे दिया उसने? 5। नहीं तो कर्ण और आधार है, 90 डिग्री का एंगल है, इसमें लंब तो है ही नहीं। फिर आपको दिमाग लगाना है। हमारे पास 2 भुजा हैं, यदि किसी भी त्रिभुज की 2 भुजा आपके पास है तो आप उस त्रिभुज का उन्नयन कोण ज्ञात कर सकते हो। ठीक है जी। अब हमारे पास ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जिसमें क्या आता हो? कर्ण आता हो और आधार आता हो, या आधार आता हो, कर्ण आता हो, आधार आता हो और कर्ण आता हो? किसका? कोस थीटा। कोस थीटा बराबर क्या लगा सकते हो? आधार बटे कर्ण।
अब यहाँ पे इनकी वैल्यू पुट कर दी। आधार कितना आपका 5, कर्ण कितना आपका 10, वैल्यू कितनी आ गई आपका 1/2 आ गई प्यारे बच्चों। तो अब आपको मालूम हुआ अगर किसी भी त्रिभुज में वो कोई क्वेश्चन देता है, वो कोई सवाल देता है और उस सवाल में, उस क्वेश्चन में उसने लंब दे दिया, कर्ण दे दिया, तो आपको ये नोट करना है, सबसे पहले ये दिमाग लगाना है कि हम इसका एंगल कैसे निकाल सकते हैं। क्योंकि किसी भी अगर त्रिभुज की 2 भुजाएं आपके पास हैं तो आप उसकी तीसरी भुजा भी ज्ञात कर सकते हो और आप उसके उन्नयन कोण भी निकाल सकते हो, जैसे कि हमने यहाँ निकाल के दिखाया। पर आपको इसका ज्ञान होना बेहद जरूरी है। लाल बटे काका, लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, लंब बटे आधार। आपको ही नहीं कि तिगड़ा में ऐसी सीधा सीधा लगा लिया कि हर क्वेश्चन में tan ही लगाए जा रहे हो, tan ही लगाए जा रहे हो। बच्चों tan जो लगता है वो इस बेसिस पे लगता है कि आपके पास लंब और अगर आधार है तो आप tan की सहायता से न्यून कोण का मान ज्ञात कर सकते हो। जरूरी नहीं कि हर कंडीशन में आपको tan लगाना है। आपको ये भी देख रहा है कि त्रिभुज की 3 भुजाएं हैं, लंब, कर्ण और आधार। उसने दिया क्या है क्वेश्चन में? हाँ, उसने चेंज कर दिया, उसने तो दे दिया आपको कर्ण और आधार दे दिया आपको, तो आपको फिर tan नहीं लगाना, उठा के tan लगा दिया। आपको सिंपल सी भाषा में फॉर्मूला लगाना है, वो फॉर्मूला जिसमें आधार आता हो और कर्ण आता हो, और कर्ण और आधार की सहायता से आप न्यून कोण का मान ज्ञात कर सकते हो, उन्नयन कोण निकाल सकते हो। अच्छा, हम बार बार कह रहे हैं न्यून कोण ध्यान रखिए, समकोण त्रिभुज में जो उन्नयन कोण बनता है या अवनमन कोण बनता है, ये दोनों ही कोण उन्नयन कोण होते हैं। ये ध्यान रखिए आप। अगर हम उन्नयन कोण भी यूज करते हैं तो आप इस बात का ध्यान रखिए कि हम उन्नयन कोण यूज करते हैं तो उन्नयन कोण न्यून कोण रहा होगा और अवनमन कोण भी न्यून कोण रहा होगा। तो ये जो 2 कोण बनते हैं समकोण त्रिभुज में, अवनमन कोण हो या उन्नयन कोण हो, दोनों ही कोण हमेशा न्यून कोण होते हैं। न्यून कोण क्या होते हैं? अब यहां से क्वेश्चन निकल के आता है, 0 और 90 डिग्री के बीच के जो कोण कहलाते हैं वो सब न्यून कोण कहलाएंगे। 0 और 90 के बीच में जैसे 30 डिग्री वो न्यून कोण होगा, 45 डिग्री वो न्यून कोण होगा, 60 डिग्री वो न्यून कोण हो गया। तो प्यारे बच्चों, अगर हम कहीं न्यून कोण बोलते हैं तो आप ध्यान रखना, हम उन्नयन कोण और अवनमन कोण दोनों कोणों की बात कर रहे हैं। तो हम अवनमन कोण, अगर हम बात कर रहे हैं कि हमने न्यून कोण निकालना है, तो न्यून कोण से मतलब है मेरा उन्नयन कोण भी ज्ञात कर सकते हो और अवनमन कोण भी ज्ञात कर सकते हो। ये पहला कॉन्सेप्ट था। अगर किसी भी त्रिभुज में 2 भुजा देगा तो हम उनकी सहायता से उस त्रिभुज का न्यून कोण या उन्नयन कोण या अवनमन कोण जो भी है वो निकाल सकते हैं। अगले नोट पाते हैं, बड़ा महत्वपूर्ण नोट है साहब। ये देखिए, यदि किसी समकोण त्रिभुज में, आपके पास कोई समकोण त्रिभुज है, यदि किसी समकोण त्रिभुज में उन्नयन कोण दिया और एक भुजा दी हुई है, देखिए यो आपका कोई समकोण त्रिभुज हमने ले लिया, ये कोई समकोण त्रिभुज है, ठीक है प्यारे बच्चों। ये 90 डिग्री ये समकोण हो गया, हमें पता चल गया समकोण त्रिभुज है। हमने इसका नामकरण कर दिया ABC और ये एंगल दे दिया हमने 30 डिग्री। कितने डिग्री दे दिया? तो उसने क्या कहा? उन्नयन कोण। किसी समकोण त्रिभुज में एक उन्नयन कोण दे दिया साहब। अब मैं एक और बना दे रहा हूँ आपकी, जिससे आपको कोई डाउट ना आए आपके मन में। फिर मैंने इसका नामकरण ABC रख दिया, 90 डिग्री। इस बार मैंने कोण ले लिया 45 डिग्री, ठीक है जी। एक और बना दे रहे हैं, चलो आपको कोई भी मन में इतना सा भी संकोच नहीं आना चाहिए, दूर से दूर तक भी। इसका नामकरण फिर से कर दिया ABC और इस बार हमने एंगल ले लिया 60 डिग्री। मैंने डिफरेंट एंगल लिए हैं, अलग अलग एंगल लिए हैं। अब यदि किसी समकोण त्रिभुज में उन्नयन कोण हो, यो भी उन्नयन कोण है, यो भी उन्नयन कोण है, यो भी उन्नयन कोण है, न्यून कोण भी है साथ ही साथ। फिर क्या कहा कि उसके साथ एक भुजा भी होनी चाहिए, एक भुजा। तो भुजा कैसे होनी चाहिए? AB एक भुजा है, BC एक भुजा है, AC एक भुजा है। यो क्या हो जाएगा? सपोज करिए कि इसमें उसने दे दिया, यहाँ पे आपको कोई भी वैल्यू निकाल कर दे दी, उसने दे दिया यहाँ पर आपको √3 या खाली 3 दे दिया। यो भुजा उसने 3 दे दी, इसकी भुजा मैंने ले ली आधार, इसकी भुजा दे दी उसने 5, ये 5 दे दी, ये दे दी उसने आपको 10 दे दी। मैंने 3 त्रिभुज अलग अलग लिए हैं, तीनों त्रिभुजों में एंगल भी अलग अलग लिए हैं और तीनों त्रिभुजों में एक एक भुजाएं ली हैं उसके कहे अनुसार, क्योंकि उसने कहा क्या है? आप कोई समकोण त्रिभुज ले लिए, उसमें एक भुजा ले लिया और एक उन्नयन कोण हो, तो हम आसानी से त्रिभुज की अन्य भुजाएं भी ज्ञात कर सकते हैं। अगर पूरे चैप्टर में कहीं भी वो आपसे कह दे कि आपके पास एक कोण है समकोण त्रिभुज में, एक कोण दिया हुआ है, ठीक है जी, उन्नयन कोण है, अवनमन कोण है और उस त्रिभुज की एक भुजा है, इनकी सहायता से अन्य भुजा निकाल कर दिखाइए। अब बताइए ऐसा फॉर्मूला, आपको सपोज करो आपको आधार निकालना है,
या चलो छोड़ो, फिर वही निकल के आता है कि आप 10 पे आ जाते हो। सपोज करो आपको कर्ण निकालना है AC, आपको ये वाली भुजाएं निकालनी है, ये निकालनी है। ऐसा कौन सा फॉर्मूला है प्यारे बच्चों जिसमें क्या आ जाए, कर्ण आ जाए और लंब आ जाए? आप खुद बताइए ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जिसमें कर्ण और लंब आ जाए, जिसमें कर्ण आ जाए और लंब आ जाए, या लंब आ जाए या कर्ण आ जाए, लंब आ जाए और कर्ण आ जाए। ऐसा फॉर्मूला है आपका साइन थीटा। अब नु इसकी सहायता से कैसे आप भुजाएं ज्ञात कर सकते हो? आपके पास कर्ण निकालना है आपको और आपके पास लंब है, फॉर्मूला है लंब बटे कर्ण, फॉर्मूला है AB अपॉन AC। अब नु सर जी इसकी सहायता से आप कैसे निकाल सकते हैं, हम आपको बाकायदा निकाल के दिखाएंगे। साइन थीटा की वैल्यू बताइए साहब कितनी है, 30 डिग्री। ठीक है जी, AB कितना दिया आपको, 3 डिग्री, 3, और कर्ण आपको AC निकालना है। अब आप साइन 30 का मान बताइए क्या होता है। साइन 30 का मान होता है 1/2, तो 3 बटे में क्या आ गया, AC, कैची मल्टीप्लाई कर दीजिए, AC गुना 1 में करोगे AC, और 3 दूनी 6। अब आपको पता लग गया, आई होप आपको पता चल गया होगा कि अगर किसी भी समकोण त्रिभुज में एक कोण दिया है, वो उन्नयन कोण हो या अवनमन कोण हो, और एक भुजा दी हुई है, तो उसकी सहायता से आप त्रिभुज की अन्य भुजाएं भी ज्ञात कर सकते हो। डरने की, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये चैप्टर परेशान करता है, इसके 1 से 2 क्वेश्चन आते बच्चे को ऐसा लगता है किसी ने जैसे हाथी का पैर रख दिया हो छाती पर। ऐसा कुछ नहीं है, बेसिक कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए, अदरवाइज चैप्टर में कुछ भी नहीं है परेशान करने वाला। ठीक है जी, इस लेक्चर को कई बार देखिए, एक एक चीज़ को समझिए। आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है जी, अदरवाइज़ हमारा व्हाट्सअप नंबर इसमें है, आप उस व्हाट्सअप नंबर पे हमें मैसेज करके इसके कैसे भी किसी प्रकार के क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और ये भी बता सकते हैं अगर समझ में नहीं आ रहा तो आप इसे और अच्छे से कैसे समझा सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये तो मैंने इसका दिखाया निकाल के, इसका दिखाते हैं। चलिए साहब, इसका दिखाते हैं। इसमें हमें क्या दिया, आधार, और हमें लंब निकालना है। अब ऐसा कौन सा फॉर्मूला आता है इसके लिए, आकृति B के लिए, इसको B मान लीजिए। आकृति B के लिए मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ आप लोगों को। हमें आधार दिया है, हमें लंब निकालना है। ऐसा कौन सा फॉर्मूला है, दिमाग लगे, इसमें लंब और आधार दोनों आते हों। लंब और आधार आते हैं tan थीटा में, लंब बटे आधार। लंब कितना है आपका AB, आधार कितना है आपका BC। एंगल कितना दे दिया प्यारे बच्चों आपको, 45 डिग्री। और ये आपका क्या आ गया, मुझे बताइए। लंब आपको ज्ञात करना है और आधार आपका 5 है, 45 का मान 1 होता है, तो AB अपॉन में क्या आ गया, 5, 5 एकम 5। तो मुझे आप ये बताइए आपका लंब कितना है प्यारे बच्चों निकल के, 5। तो आप इतने घबराने वाली बात नहीं है, इन नोट पर काम कीजिए, ये जो नोट्स हैं इन पर काम कीजिए, फिर देखिए आपको कैसे चीज़ें समझ में आती हैं। चैप्टर एकदम मलाई लगता है, मलाई जिसे कहते हैं मलाई प्यारे बच्चों। चलिए अब नोट 3 देखते हैं। जब 2 समकोण त्रिभुजों में लंब और आधार समान हो। अब ये कौन सी बल आगे निकल के, 2 त्रिभुज कहाँ से आगे निकल के, 2 त्रिभुज देखिए। पहला त्रिभुज आपके सामने है, पहला त्रिभुज ABC है, ये तो एक ही त्रिभुज हो गया। इसमें 2 त्रिभुज कहाँ गए प्यारे बच्चों, एक त्रिभुज ये रहा, एक त्रिभुज ये रहा। इसमें 2 त्रिभुज हैं, 2 त्रिभुज हैं। पहला त्रिभुज कौन सा है, ABD, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, या सही तरीके में ADB ऐसे लिखोगे। ठीक है जी। दूसरा त्रिभुज कौन सा है, त्रिभुज ADC, ये 2 त्रिभुज हैं। पर इसमें समान क्या है, 2 त्रिभुज हो गए, मान लिया हमने। इसमें समान है क्या आपका, AD उभयनिष्ठ है, दोनों में आ रहा है, कॉमन है, दोनों त्रिभुजों में एक भुजा कॉमन है, वो है क्या है आपकी AD, जो हमें सवाल करने में बड़ी हेल्प करेगी जब हम इसके क्वेश्चन करेंगे। आपके पास 2 त्रिभुज हैं और दोनों त्रिभुजों में एक भुजा कॉमन है, अब वो त्रिभुजा क्या हो गई आपकी, AD हो गई। ठीक है प्यारे बच्चों। दूसरा क्या हो गया, इसमें भी देखिए, इसमें तो ABD एक ही त्रिभुज है, नहीं इसमें भी 2 त्रिभुज है, एक त्रिभुज ये रहा, एक त्रिभुज ये रहा। एक त्रिभुज है इसमें ABC और दूसरा त्रिभुज है इसमें त्रिभुज ABD, पर इसमें भी एक भुजा कॉमन है क्या आपकी, लंब। ये हो गई AB बराबर AB। ये जो लंब है ये दोनों त्रिभुजों के लिए कार्य कर रहा है, और यहाँ भी क्या है, लंब है, वो भी दोनों त्रिभुजों के लिए काम कर रहा है, परंतु इसमें आधार का एग्जाम्पल नहीं है। तो आधार देख लीजिए, ये हो गया आपका आधार, ये त्रिभुज बनाया हमने और ये बना दिया एक त्रिभुज। तो अब देख लीजिए, इसका नाम जब हम रखेंगे ABCD, तो एक त्रिभुज तो इसमें बड़ा है,
और एक त्रिभुज इसमें छोटा, और ये जो हो जाएगा ये हो जाएगा आपका आधार जो दोनों त्रिभुजों में होगा। तो ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट थे और बड़े ही अच्छे कॉन्सेप्ट थे, इन पर आपको काम करना चाहिए अगर आपको इस चैप्टर को अपना बेहतर बनाना है एग्ज़ाम से पहले। यूपी बोर्ड में जो एग्ज़ाम है मैथमेटिक्स का, उसमें काफ़ी टाइम है, 27 तारीख का एग्ज़ाम है। अगर आप हमारे साथ ऐसी मेहनत करते रहे तो आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे मैथमेटिक्स में। आप इसको पुश करके या स्क्रीनशॉट लेके कॉपी कर सकते हैं। चलिए तो प्यारे बच्चों देखते हैं, ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है। अब हमने जो आपको अभी कुछ नोट पढ़ाए थे, जो नोट्स बताए थे आपको, उन्हीं पर आधारित ये क्वेश्चन है। तो क्या कहा है क्वेश्चन में, पहले क्वेश्चन को स्टडी करते हैं। सूर्य का उस समय उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। मतलब सूर्य ने जो है उन्नयन कोण बनाया है उन्नयन कोण ज्ञात करना है सूर्य के द्वारा बना हुआ, जब h मीटर ऊंचे खंबे, आपके पास कोई खंबा है जिसकी ऊंचाई क्या है आपके पास h मीटर, ये आपके पास h मीटर वाला खंबा हो गया। h मीटर ऊंचे खंबे, एक खंबे की छाया लंबाई छाया की लंबाई √3 मीटर है। मतलब इसकी जो खंबा है, इसकी जो छाया है, उस छाया की लंबाई √3 मीटर है जी। तो आपका डेफिनेटली सूर्य यहीं कहीं को होगा, ठीक है जी। और यहाँ जो उन्नयन कोण बनेगा ये मान लिया हमने थीटा। अब देखिए, अभी आपको बताया था यदि किसी भी त्रिभुज की दो भुजाएं दी गई हैं तो आप उन दो भुजाओं की सहायता से उस त्रिभुज का उन्नयन कोण निकाल सकते हो। आपके सामने है क्वेश्चन ऐसे बनते हैं, कुछ क्वेश्चन अलग नहीं है। अब अगले क्वेश्चन में क्या करेगा, अगले क्वेश्चन में उन्नयन कोण दे देगा और एक भुजा दे देगा, उसकी सहायता से कहेगा कि इसकी अन्य भुजाएं ज्ञात कीजिए। क्या कहा क्वेश्चन में कि सूर्य का उस समय उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। सूर्य ने जो उन्नयन कोण बनाया है, डेफिनेटली उन्नयन कोण है तो नीचे बनेगा, जब h मीटर ऊंचे एक खंबे, आपके पास खंबा है जिसकी ऊंचाई क्या है h मीटर, एक खंबे की छाया, ये खंबे की छाया हो गई, नॉर्मल सी बात है, सूर्य है तो छाया ऐसे जाएगी खंबे की, उसकी छाया की लंबाई √3 मीटर है। तो हल करते हैं इसको, हल माना त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है, माना त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज है। यहाँ तक तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, थोड़ा मार्कर चेंज कर लें, ठीक है जी। अच्छा जी तथा सूर्य द्वारा बना, सूर्य द्वारा बना, लैंग्वेज इतनी हार्ड नहीं होती, बहुत से बच्चे घबरा जाते हैं। सूर्य द्वारा बना उन्नयन कोण थीटा है। तब अब लगाइए दिमाग, आ जाइए LAL के पर आ जाइए, बताइए कौन सा फॉर्मूला ऐसा है, आप बताइए जिसमें लंब आता हो और आधार आता हो। ये लंब है और आधार है, बताइए लंब कर्ण आधार कर्ण, लंब बटे आधार किस में आता है, tan थीटा में, किस में आता है, tan थीटा में, ठीक है जी। लंब क्या हो गया आपका, लंब लिख लीजिए बटे में आधार। लंब क्या है आपका AB, आधार क्या है आपका BC, tan थीटा बराबर लंब कितना है आपका h, आधार कितना है आपका √3h, h से कैंसिल आउट हो जाएगा तो क्या बचेगा प्यारे बच्चों, √3 1/√3। अब मुझे tan के टेबल में नॉर्मल सी बात आपको मालूम होना चाहिए 1/√3 किसका मान है, ये किसका मान है, tan 30 डिग्री का। तो आप बताइए थीटा की वैल्यू कितनी निकल के आई, उन्नयन कोण कितना निकल के आया प्यारे बच्चों, 30 डिग्री। तो बताइए इस क्वेश्चन में क्या कुछ था, नहीं जी। तो वे नोट इतने इंपॉर्टेंट हैं, इतने महत्वपूर्ण हैं कि उनके बेसिस पे आपको बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में मिलेंगे जो आपको इस प्रकार से करने हैं इसको आप कॉपी कर लीजिए। चलिए बच्चों, तो एक और आपके सामने बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन किस प्रकार का है वो क्वेश्चन को स्टडी करते हैं। धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है। चलिए जी, धरती पर हमने एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी कर दी,
ठीक है जी। और इस मीनार का हमने नाम दे दिया प्यारे बच्चों पी और क्यू। हमने पी क्यू इस मीनार को नाम दे दिया। अच्छा, धरती के एक बिंदु से, ठीक है जी, धरती पे कहीं भी कोई बिंदु है जो मीनार के आधार बिंदु से 15 मीटर की दूरी पर है, ये मीनार का आधार बिंदु है और धरती पर कोई बिंदु है, और इन दोनों के बीच की दूरी जो पर्सन में दी गई है वो दी गई है प्यारे बच्चों 15 मीटर। चलो जी, मान लिया, ठीक है जी। अच्छा, मीनार के शिखर, ये मीनार का शिखर है। बिंदु पर बना उन्नयन कोण प्यारे बच्चों 60 डिग्री है, ठीक है जी। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए, अभी जो हमने कुछ समय पहले आपको वे नोट्स लिखवाए हैं, नोट्स बनवाए हैं, जो नोट लिखाए हैं, उसी के बेस पे क्वेश्चन आ गया। क्या आ गया? यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा दी हो और उसका एक कोण दिया हो तो आप उसकी सहायता से अन्य भुजाओं को भी ज्ञात कर सकते हो। तो देखिए कितने महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वो, जो आप उन्हें ध्यान से पढ़ते हो। तो इसको हल करते हैं। भाषा, हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई और दूरी में भाषा लिखनी पड़ती है, भाषा कुछ खास नहीं होती। पी क्यू, इसका नाम रख देंगे आर, ठीक है जी। तो लिखेंगे क्या दिया है, या माना ए बी एक मीनार है, माना ए बी एक मीनार है, ठीक है जी, जिसकी ऊंचाई जो हमें ज्ञात करनी है प्यारे बच्चों, जिसकी ऊंचाई स्मॉल h मीटर है, जो हमें ज्ञात करनी है, स्मॉल h मीटर है, ठीक है जी। अच्छा, ठीक है जी। उसके बाद धरती पर, जैसा कहा उसने, धरती पर एक बिंदु तथा मीनार के आधार के बीच की दूरी क्या लिखोगे? क्यू आर बराबर कितनी दी है? 15 मीटर तथा ए सी बी एक त्रिभुज है प्यारे बच्चों, जिसमें, ठीक है, कोण क्यू समकोण है, ये इसकी भाषा हो गई। भाषा कुछ खास नहीं है, आप अपनी तरफ से भी थोड़ा सा लिख सकते हो इस प्रकार से बना के। अब अतः समकोण त्रिभुज ए बी सी, नहीं, समकोण त्रिभुज तो हमें यहाँ पे क्या लिया? पी क्यू आर, तथा पी क्यू आर एक त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में, ठीक है जी। ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जिसमें लंब आपको निकालना है और आधार आपके सामने है? ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जिसमें लंब और आधार दोनों चीज आती हों? तो प्यारे बच्चों, आपके सामने क्वेश्चन था। तो अब समकोण त्रिभुज की बात करेंगे। हमें एक भुजा दी हुई है, एक न्यून कोण दिया हुआ है। ऐसा कौन सा फॉर्मूला है लाल बटे का काम में जिसमें आपके पास लंब हो और आधार हो? लंब ही क्यों लेंगे? क्योंकि हमें मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो ऐसा फॉर्मूला है tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। अब पता चला कि जब हम क्वेश्चन सोल्व करते हैं कि बार बार सर tan ही क्यों ले लेते हैं, रिक्वायरमेंट के बेसिस पे लिया जाता है कि हमें रिक्वायरमेंट किसकी है। हमें लंब निकालना है, हमारे पास आधार है और हमारे पास एंगल है। एंगल कितना दिया है आपको? 60 डिग्री। लंब कितना है आपका? पी क्यू। आधार कितना है आपका? क्यू आर। तो चलिए चलते हैं। tan 60 का मान √3। लंब पी क्यू कितना है? h। और आपके पास क्यू आर दूरी कितनी थी? 15। इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, h बराबर क्या आया? 15 √3 मीटर। तो बताइए बच्चों, मीनार की ऊंचाई कितनी आई आपकी? मीनार की ऊंचाई आई हमारी 15 √3। ये लैंग्वेज है, ये आपका क्वेश्चन है। और क्वेश्चन इसी प्रकार के बनेंगे, कुछ थोड़ा बहुत चेंजेस आ सकता है, फिर भी हमारे साथ बने रहिए। ऐसे मजेदार क्वेश्चनों के लिए आप इसको कॉपी कीजिए। तो चलिए बच्चों,
आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहा है। आपके पास क्या है, 15 मीटर लंबी एक सीढ़ी है आपके पास। आप सीढ़ी जानते होंगे, आपने देखी होगी सीढ़ी कैसी होती है। 15 मीटर लंबी एक सीढ़ी एक ऊर्ध्वाधर दीवार के ठीक ऊपरी सिरे पर पहुंच जाती है। मतलब आपके पास कोई वॉल है, ये वॉल है, आपके पास दीवार है और इस पर यहाँ पर एक सीढ़ी लगी हुई है ऐसे करके। ये कोई सीढ़ी है जी, और इस सीढ़ी की लंबाई दी है आपको 15 मीटर। ये आपको 15 मीटर दी है सीढ़ी। ठीक इसी क्षण, इसी समय सीढ़ी दीवार से, ये सीढ़ी है और ये दीवार है, 60 डिग्री का कोण बनाती है। साहब कितने डिग्री का कोण बनाती है? 60 डिग्री का। तो जो आपकी दीवार है आपका ABC, दीवार हो गई आपकी AB। तो दीवार की ऊंचाई h ज्ञात कीजिए। देखिए पिछले वाला ही क्वेश्चन है, केवल एंगल बदल दिया। पहले न्यून कोण किस पे था? C पर, अब न्यून कोण ऊपर चला गया। कुछ नहीं करना। 90 डिग्री के सामने क्या होता है? कर्ण। न्यून कोण के सामने क्या होता है? लंब। और ये क्या हो जाएगा फिर आपका? आधार। अब नॉर्मल सी बात है, आपको वो फॉर्मूला लगाना है बच्चों जिसमें आपके पास कर्ण आता हो और आधार आता हो, आधार आता हो या कर्ण आता हो। ये आपके सामने फॉर्मूला लिखा हुआ है, लंब बटे लाल बटे काका। ऐसा कौन सा फॉर्मूला जिसमें लंब और कर्ण, आधार और कर्ण आते हो? अब ये तो मालूम हो गया ना आपको कि 90 डिग्री के सामने कर्ण होता है सदैव। न्यून कोण जो बनता है आपका, न्यून कोण, उस कोण के सामने की जो कोण बनता है उस कोण के सामने हमेशा लंब होता है, और जिस भुजा पर कोण बना होता है वो कहलाती है फिर आधार। ठीक है जी। तो अब आपको हल में पहले तो इसकी भाषा लिखनी है। भाषा सिंपल है, कुछ खास नहीं है। माना AB, ठीक है जी, माना वही भाषा सिंपल वाली, माना क्या आपका AC एक CD है, एक सीढ़ी है। ठीक है जी, एक सीढ़ी है। ठीक है जी, जिसकी लंबाई, ठीक है जी, कितने मीटर है प्यारे बच्चों? 15 मीटर है। जो दीवार क्या है आपका? AB। जो दीवार AB से बताइए, जो दीवार AB